नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। आज की जो कहानी है वो मुजाहिदीन की है और वो इंडियन मुजाहिदीन की कहानी है। कैसे इंडियन मुजाहिदीन भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए खतरा बन गया, किस तरह से सिमी, आईएसआई और लश्कर ए तैयबा की मदद से इंडियन मुजाहिदीन को बनाया गया। भारत के बाहर, भारत के अंदर बैठे इस आतंकी संगठन ने किस तरह से सीरियल ब्लास्ट जो हैं भारत के अलग अलग हिस्सों में किए और हर हमले का मतलब होता था कि भारत के अंदर जिहाद का ऐलान। हर हमले के 5 मिनट पहले एक ईमेल भेजा जाता था जिसमें भारत की सुरक्षा एजेंसियों को चैलेंज किया जाता था कि रोक सको तो रोक लो। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्या था इंडियन मुजाहिदीन, इसको बनाने का मकसद क्या था और कैसे इसको खत्म किया गया। साल था 1997, 25 अप्रैल का दिन, जब अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया और ये ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में सिमी बोलते थे। शुरुआत में ये एक स्टूडेंट विंग थी जमात इस्लामी हिंद की और मकसद ये था कि जो इस्लामिक टीचिंग्स हैं उनको यूथ के बीच में प्रमोट किया जाए। सिमी के जो प्रेसिडेंट थे वो थे मोहम्मद अहमदुल्ला सिद्दीकी। ये वेस्टर्न इलिनॉय यूनिवर्सिटी में जो है उस वक्त प्रोफेसर हुआ करते थे और वही सिमी के जो है प्रेसिडेंट बनते हैं। मोहम्मद अहमदुल्ला सिद्दीकी की लीडरशिप में जो है सिमी ने अपना बेस बनाना शुरू किया। सिमी के अंदर टर्निंग पॉइंट तब आता है जब 1981 में एक पीएलओ के लीडर थे जिनका नाम था यासिर अराफात। यासिर अराफात जब भारत आते हैं उसके बाद होता क्या है कि उनके विजिट के बाद जो सिमी थी, जिसका हमने आपको बताया था स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, और एक और ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका जिक्र हम आगे करेंगे, तो ये जो है उसी का हिस्सा थी। अब इन दोनों के बीच में जो है टर्निंग पॉइंट आ जाता है और जिन दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में टर्निंग पॉइंट आता है उसमें एक सिमी थी और उसमें दूसरी जो थी वो थी जमात इस्लामी हिंद। जमात इस्लामी हिंद की ही एक ये ब्रांच हम कह सकते हैं या उसी का एक हिस्सा थी सिमी, जिसको हम स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। और इन दोनों के बीच में जो है विद्रोह हो जाता है। जब इन दोनों के बीच विद्रोह होता है तो वहीं से अलग होने की एक जमीन पैदा होती है और ये दोनों जो है धीरे धीरे अलग होना शुरू हो जाते हैं। ये दौर था 1980 से 1990 का और इस दौरान जो है भारत में कई जगहों पर जो है दंगे हो रहे थे और इन्हीं में से एक दंगा था 1984 का दंगा, जिसको भिवंडी के नाम से जानते हैं और ये बड़ी मशहूर हुआ उस वक्त में। और इसके जस्ट एक साल बाद 1985 में जो है जब ये दंगा हुआ 1984 में, तो 85 में जितने भी कम्युनल राइट्स ग्रुप थे वो धीरे धीरे उभरना शुरू हो जाते हैं और ऐसा ही एक ग्रुप था जिसका नाम था तंजीन इस्लाहुल मुस्लिमीन। ये जो तंजीन इस्लाहुल मुस्लिमीन था इसको मुंबई के मोमीनपुरा इलाके में जो है बनाया गया था और इसके जो फाउंडिंग मेंबर थे उनका नाम था जसलीम अंसारी, आजम गौरी, अब्दुल करीम टुंडा। ये जो अब्दुल करीम टुंडा है इस नाम को याद रखिएगा क्योंकि ये अंत तक चलेगा, क्योंकि इसके पीछे कारण है कि जब ये अरेस्ट होता है इसके बाद ही जो है इंडियन मुजाहिदीन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तीनों लोग ये जो हैं, जो हमने नाम लिया अभी, जसलीम अंसारी, आजम गौरी और अब्दुल करीम टुंडा, ये सेल्फ डिफेंस सीखने के नाम पर जो है आर्म्स ट्रेनिंग ले रहे थे। लेकिन धीरे धीरे इन लोगों ने जो है टीआईएम की एक्टिविटीज को वायलेंट कर दिया। टीआईएम जो हम नाम ले रहे हैं इसका मतलब है तंजीन इस्लाहुल मुस्लिमीन। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो मोमिनपुरा इलाके में मुंबई के बनाई गई
और फिर होता क्या है कि इनका मेन मकसद जो था कि भारत के अलग अलग कोने में छोटे छोटे बम ब्लास्ट करना, और 1985 में ये बनाई गई, 1988 तक जो है इन लोगों ने कई सारे बम ब्लास्ट किए भारत में। इनका एक और मकसद होता था कि जो हिंदू कम्युनिटी थी उसको टारगेट करना और उनको अपना निशाना बनाना। तो ये सब चलता रहा, लेकिन यहीं से टीआईएम जो है वो भारत में आतंक का बीज बोना शुरू कर देती है। लेकिन इसके बाद आता है 6 दिसंबर 1992, वो दिन जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया। और इसके साथ ही होता क्या है कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो है दंगे हो जाते हैं, और वो दंगे इतने भीषण हुए कि यहां से ये देखा गया कि सिमी जो अभी तक इस्लामिक टीचिंग्स को प्रमोट करता था, उनको बढ़ावा देता था, लेकिन इस बाबरी मस्जिद के ढहने के बाद होता क्या है कि इसके बाद उसने अपनी एक्टिविटीज को वायलेंट कर दिया। सिमी ने यहाँ से जो है भारत विरोधी बातें करनी शुरू कर दी, भारत के खिलाफ बातें करनी शुरू कर दी, और यहाँ से जो है 1990 में लश्कर तैयबा, पाकिस्तान और आईएसआई ने जो है भारत के ऊपर नज़र डाली। और यही वो समय था जब सिमी ने लश्कर तैयबा के साथ और कई और आतंकवादी संगठनों से मदद लेनी शुरू की और भारत के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। कई अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर्स थे, उन लोगों ने जिहाद का ऐलान किया, और सिमी के साथ जो है लश्कर तैयबा के साथ इसमें से जो सबसे बड़ा नाम था वो था दाऊद इब्राहिम, जिसने मार्च 1993 में जो है 3 बम ब्लास्ट कराए। और ये सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन देश को इन बम ब्लास्ट ने जो है हिला कर रख दिया था, क्योंकि एक के बाद एक लगातार बम ब्लास्ट हो रहे थे और एक महीने बीतते थे, अगले महीने बम ब्लास्ट होते थे। सुरक्षा एजेंसियों के लिए जो है भी बड़ा मुश्किल हो रहा था सारी चीज़ों को जानना समझना। लेकिन इसी दौरान जो है देखा गया कि सिमी जो है वो उग्र हो रहा था, भारत विरोधी बातें करता था, अलकायदा का सपोर्ट करता था, ओपनली स्टेटमेंट आते थे जहां पर जो है ओसामा बिन लादेन की तारीफ की जाती थी। और फिर होता क्या है कि ये देखा गया जो टीआईएम जो कि मुंबई के मोमिनपुरा इलाके में बना था, टीआईएम ने लश्कर तैयबा की मदद से 6 दिसंबर 1993 मुंबई और हैदराबाद के अंदर ब्लास्ट कराए। ये सारे ब्लास्ट जो है टीआईएम ने किए। ब्लास्ट होने के बाद एजेंसियों ने इन्वेस्टिगेशन किया, कई सारे लोगों को अरेस्ट किया गया। लेकिन जनवरी 1994 में एक और इनका बहुत बड़ा प्लान था कि रिपब्लिक डे के दिन ब्लास्ट करने का प्लान, जो टीआईएम ने बनाया हुआ था, लेकिन ये फ्लॉप हो जाता है, ये फेल हो जाता है पूरी तरीके से। और इसके पीछे कारण था क्योंकि एक सस्पेक्ट पकड़ा जाता है और उससे जब पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि वो टीआईएम का मेंबर था। और इसके साथ जो भी इस प्लान में इन्वॉल्व थे वो भारत से भाग जाते हैं। एक तो सऊदी चला जाता है, दूसरा पाकिस्तान चला जाता है, तीसरा बांग्लादेश चला जाता है। लेकिन जो बांग्लादेश पहुंचता है वो बांग्लादेश से ही जो है लश्कर तैयबा की मदद से ऑपरेशन करना शुरू कर देता है। इसके साथ ही उसने बांग्लादेश में रहते हुए एक नेटवर्क बनाया जिसका नाम था दस्ता मोहम्मद बिन कासिम पैन इंडिया नेटवर्क। और इसको बनाने के साथ जो है 1996 से लेकर 1998 ये 2 साल थे। इस दौरान जो है दिल्ली, रोहतक, जालंधर, हैदराबाद, मुंबई, इन सारी जगहों पर जो है लोगों ने बम ब्लास्ट कराए। ये हमले जो थे ये भारत में सिमी के काफ़ी सारे लोग जो हुआ करते थे और टीआईएम के जो लोग हुआ करते थे उनसे जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट ली जाती थी, क्योंकि ये हमले जो कराते थे तो लॉजिस्टिक सपोर्ट मतलब जो होती थी वो भारत में या तो सिमी या टीआईएम के लोगों से ली जाती थी। लेकिन जो हमले करने वाले लोग होते थे वो खासकर कहाँ से आते थे कि या तो वो पाकिस्तान से होते थे या बांग्लादेश से होते थे। लेकिन
इसके बाद क्या देखा गया कि एक आतंकवादी पकड़ा गया था जिसका नाम था उमर शहीद। ये हरकतुल मुजाहिदीन का आतंकवादी था। ये इसके जो है संपर्क लश्कर ए तैयबा से थे। और ये जब तिहाड़ जेल में बंद था तो इसकी नज़र जो है, इसकी मुलाकात जो है आफ्ताब अंसारी और आसिफ रजा खान से होती है। जब इनसे इसकी मुलाकात होती है तो ये उनसे बात करता है, उनको ब्रेन वॉश करना शुरू कर देता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि वो पूरी तरीके से ब्रेन वॉश हो जाते हैं। जब वो जेल से छूटते हैं उसके जस्ट बाद ये पाकिस्तान जाते हैं। और पाकिस्तान जाने के बाद जब ये वापस पाकिस्तान आते हैं तो इनको कुछ 2000 आते आते जो आफ्ताब अंसारी था इसको एक हेड बनाया जाता है कि जो मुस्लिम यूथ है उसका रिक्रूटमेंट ये करे सिमी के लिए, बाकी आतंकवादी संगठनों के लिए। तो उसका हेड इसको बना दिया जाता है और इसका काम जो है वो यही होता है कि ये रिक्रूटमेंट करे। फिर साल आता है 2001 और 9/11 का हमला होता है। ओसामा बिन लादेन का नाम जो है पूरी दुनिया में फैल जाता है। और जब ये सारी चीज़ें होती है तो अमेरिका का दबाव था पाकिस्तान के ऊपर। और फिर ये देखा गया कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर भी कई सारे हमले किए। और अमेरिका जो है उस वक्त उन सभी लोगों को सर्च कर रहा था जो 9/11 में शामिल थे। इसी दौरान जो है सिमी पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया जाता है। सिमी के जो भी मेंबर थे, चाहे वो कहीं के भी मेंबर थे, जो सारे लीडर थे, कमांडर थे, वो सारे अंडरग्राउंड हो जाते हैं। लेकिन अब एक चीज़ देखी गई कि सिमी जो है वो एक नई शक्ल में आती है। और जो नई शक्ल आती है उसको कहा जाता है कि पहले नाम दिया गया ओसाबा। ओसाबा जो है ये नाम दिया गया। लेकिन फिर दिसंबर 2000 आते आते आसिम रजा खान जो है उसको मार गिराया जाता है। जब आसिम रजा खान को मार गिराया जाता है और उसके बाद ये जो नया नाम ओसाबा दिया गया था इसको जो है एक और नया नाम दिया जाता है जिसका नाम था इंडियन मुजाहिदीन। और ये शक्ल थी जो हम कह सकते हैं सिमी एक नए शक्ल में आती है। और कर्नाटक के भटकल में जो है इसकी पूरी फॉर्मेशन की जाती है। और फिर जो है एक जिहाद का ऐलान किया जाता है। इसके बाद कहा जाता है कि जो भी नॉन मुस्लिम हैं उनके खिलाफ जो है ये संगठन जिहाद का ऐलान करता है। दिसंबर 2001 की बात है जब आसिफ रजा खान को मार गिराया जाता है। और जब आसिफ रजा खान मर जाता है तो उसका जो भाई उसका जो दोस्त या उसका जो भाई होता है आफ्ताब अंसारी, वो जो है एक फोर्स बनाता है ARCF, आसिफ रजा खान के नाम से कमांडो फोर्स बनाता है। और 2002 जनवरी यही फोर्स जो ये बनाता है ये कोलकाता अमेरिकन सेंटर जो था इस पर अटैक करता है। और फिर होता क्या है कि आमिर रजा खान जो है वो रियाज भटकल और इकबाल भटकल से मुलाकात करता है। उनसे जब बात करता है उसके बाद वो दोनों भी ब्रेन वॉश हो जाते हैं। और फिर जो है ये देखा गया कि इनको जो सपोर्ट मिल रहा था वो हुजी से इनको सपोर्ट मिल रहा था। और लश्कर ए तैयबा से जो है इनको फंडिंग मिल रही थी। और जो इंडियन मुजाहिदीन है इसको इन तीनों ने, इसका एक और भाई था उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, एक तो ये आफ्ताब अंसारी हो गया, आसिफ रजा खान हो गया और इसका एक और भाई था। 2004 में ये देखा गया कि जो रियाज भटकल है वो मुंबई का एक सिविल इंजीनियर था, बहुत पढ़ा लिखा बंदा था। लेकिन वो पता नहीं कैसे जो है इन सारी एक्टिविटीज में आ जाता है। और कर्नाटका के भटकल में जो है एक जॉली बीच में एक दावत बुलाई जाती है और वहीं पर जो है इंडियन मुजाहिदीन
इसका फॉर्मेशन किया जाता है और इसमें जो है इकबाल भटकल, अब्दुल सुभान कुरैशी, साजिद शेख, आतिफ अमीन, यासीन भटकल, जाकिर नाइन यासीन भटकल, ये सारे शामिल होते हैं। कहते हैं कि ये लोग जो है, जो जाकिर नाइक था उसकी स्पीचेस से प्रभावित थे, उसकी स्पीचेस सुना करते थे और भी बहुत सी चीज़ें जो है वो उल्टी सीधी जो बोलता था वो सारी चीज़ें करते थे। अब इसके फॉर्मेशन के बाद ये देखा गया कि इन लोगों ने दशमेश घाट जो है वाराणसी का, वहाँ पर 2 बम लगाए थे, जिसमें कहते हैं कि एक बम फटा और उसके बाद जो आतिफ अमीन था उसको मुख्य आरोपी माना गया और बाटला हाउस जो इनकाउंटर है 2008 में किया गया उसमें इसको मार गिराया गया। फिर ये देखा गया कि जौनपुर में ब्लास्ट किया गया जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हुए। अक्टूबर 2005 में देखा गया कि दिल्ली में एक बम ब्लास्ट किया गया जिसमें 62 लोगों की मौत हो गई और 200 लोग घायल हुए। दिसंबर 2005 में देखा गया कि लश्कर तैयबा जो बेंगलोर में फिदाइन अटैक हुआ और इसमें कहा गया कि IISC बेंगलोर इसमें बहुत से लोग शामिल थे। लेकिन ये जो हमले किए जा रहे थे इनमें सबसे अहम बात ये थी कि ये टिफ़िन, कुकर और जो मिल्क कैन होती थी, जो ड्रम होते थे, उनमें जो है बम को फिट किया जाता था और ऐसी जगहों पर रख दिया जाता था जहां पर जैसे टिफ़िन बॉक्स रखा है तो किसकी नज़र जाएगी कि इसमें क्या है क्या नहीं है, तो बहुत ज़्यादा लोगों की नज़र नहीं जा पाती थी उन चीज़ों पे। 2006 फरवरी अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर बम ब्लास्ट किया गया। 2006 मार्च संकट मोचन मंदिर पर अटैक किया गया जिसमें 28 लोगों की मौत हो गई। 2007 गोरखपुर 6 लोगों की मौत हो गई। और फिर जो है जो सबसे बड़ा अटैक किया गया वो 2007 मई गोरखपुर में ये अटैक किया गया जिसमें 6 लोगों की जान चली गई। इसके बाद एक और अटैक होता है 11 जुलाई 2006 को मुंबई लोकल ट्रेन में ये अटैक किया गया। कहते हैं कि 7 बम ब्लास्ट किए गए जिसमें 209 लोगों की जान चली गई और 700 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। और इसमें जो है इंडियन मुजाहिदीन का ही नाम आया। अब सवाल ये है कि जो इंडियन मुजाहिदीन अभी तक ये जो हमले करती थी, ये हमले जो है जब करने से पहले 5 मिनट पहले जो है ईमेल भेजा करती थी, लेकिन अब ये देखा गया कि जब ये हमले कर रही थी तो उसके बाद जो है काफ़ी देर बाद ईमेल आते थे। तो इसका मतलब ये देखा गया कि ये कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहा है। इनके कुछ आतंकवादी जो सपोर्टर थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। एक ईमेल आता है 23 नवंबर 2007, 1:00 पर बम ब्लास्ट होता है और 5 मिनट पहले एक न्यूज़ चैनल को ये ईमेल भेजा जाता है। इसमें ये कहा गया कि मुस्लिमों के खिलाफ जाती हो रही है, बाबरी मस्जिद के जो तोड़ी गई उसके लिए मतलब बहुत सी बातें कही गई। लॉयर्स को जो है ये बम ब्लास्ट जो है एक कोर्ट में किया गया था तो कहा गया कि लॉयर्स जो है गलत कर रहे थे इसलिए हमने ये बम ब्लास्ट किया। 2008 में जो है जो इंडियन मुजाहिदीन है उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि जितने भी हमले हुए वो सारे के सारे जो है इंडियन मुजाहिदीन ने कराए हैं। 13 मई जयपुर में जो है 80 लोग मारे गए और मार्केट्स को यहाँ पे टारगेट किया गया। और इसके बाद ये कहा गया कि डिक्लेरेशन ऑफ ओपन वॉर अगेंस्ट इंडिया, एक सबसे बड़ा हमला किया गया कि उसमें जो है RDX पूरी साइकिल में रैप करके उसको ब्लास्ट किया गया। 25 जुलाई 2008 बेंगलोर में जो है हमला किया गया। 26 जुलाई 2008 के आसपास जो है कहते हैं कि 23 जगहों पर 21 बम प्लांट किए गए और ये जो हैं अहमदाबाद में किए गए और जिसमें 50 लोगों की जान चली गई। और ईमेल जो आया था उसमें लिखा था द राइज ऑफ जिहाद। फिर जो है 28 और 29 जुलाई सूरत में बम प्लांट किए गए थे जिसमें 20 से ज़्यादा जगहों पर जो है बम मिले।
अब जो ईमेल आती थी उसमें ये देखा गया कि वो दो तरीके के होते थे, एक तो गुरवल हिंदी होती थी, एक अल अरबी में लिखी होती थी। जो इस बार ईमेल आता था, पहले जो बम ब्लास्ट होते थे उस पर यह देखा गया कि बम ब्लास्ट से 5 मिनट या 10 मिनट पहले जो है ईमेल आते थे, लेकिन अभी ये देखा गया कि बम ब्लास्ट के जो है काफी बाद ईमेल आ रहे हैं। ये ईमेल जो है 23 जुलाई को साइन किया गया था और इस ईमेल को जो है 26 जुलाई को भेजा गया था, मतलब 3 दिन बाद। ओसामा बिन लादेन की बातें कही गई थी, कुरान के कई सारे कोट्स लिखे हुए थे। 13 सितंबर 2008 आईएम का खात्मा जो है दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट के बाद जो है होना शुरू हो जाता है। कहते हैं कि कैनॉट प्लेस पर जो है बम प्लांट किए गए जिसमें 30 लोगों की जान चली गई। ग्रेटर कैलाश जी के यहाँ पर जो है इंडियन मुजाहिदीन के सभी लोगों को ट्रैक किया गया और उन्हें अरेस्ट किया गया। 6:10 पर ब्लास्ट होता है और 6:26 पर ईमेल आता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखी गई कि अब जो है ये लोग ईमेल जो करते हैं वो लेट करते हैं। इसमें अभी तक जो ईमेल आती थी वो बहुत ही प्रोफेशनल होती थी, उनकी जो इंग्लिश होती थी वो बड़ी ही हम कह सकते हैं हाई लेवल की होती थी, लेकिन अब जो है इंग्लिश मिस्टेक्स भी देखी गई, लैंग्वेज में इनकी पकड़ कमजोर देखी गई। इसके बाद 19 सितंबर 2008 बाटला हाउस इनकाउंटर होता है। इसमें जो है आतिफ अमीन जो चीफ बॉम्बर होता है और मोहम्मद सज्जान ये दोनों मार गिराए जाते हैं। और इन दोनों के मरने के साथ साथ ये देखा गया कि इंडियन मुजाहिदीन की जो है कमर टूट चुकी थी। इसी दौरान जब ये बाटला हाउस इनकाउंटर हुआ तो हमारे बहुत ही वीर सिपाही जिनका नाम था मोहन चंद्र शर्मा ये शहीद हो जाते हैं। रियाज भटकल और इकबाल भटकल जो हैं ये पाकिस्तान भाग जाते हैं और लगभग 130 से ज़्यादा आतंकवादी पकड़े जाते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तार किए जाते हैं। एक पकड़ा गया था मुफ्ती अबू बसीर, ये जो भी सिम कार्ड होते थे आतंकवादियों को प्रोवाइड किए जाते थे उनका इंतजाम ये करता था। मंसूर पीराबॉय ये मीडिया का देखरेख करता था, कैसे खबरों को फैलाना कैसे। साजिद शेख ये भी जो है इनका जो टेक्निकल टीम थी उसी का एक हिस्सा था। 2 साल तक जो है ये देखा गया कि उसके बाद जब ये ऑपरेशन किया गया 130 से ज़्यादा आतंकवादी अरेस्ट किए गए, इसके बाद जो है 2 साल तक कोई भी अटैक नहीं हुआ। यासीन भटकल जो था ये चीफ बना दिया जाता है इंडियन मुजाहिदीन का, क्योंकि रियाज भटकल और इकबाल भटकल जो है ये पाकिस्तान भाग जाते हैं और ये इनका कजिन था जो यासीन भटकल था। और दरभंगा, दिल्ली, रांची ये मॉड्यूल तैयार किए जाते हैं, दरभंगा मॉड्यूल, दिल्ली मॉड्यूल, रांची मॉड्यूल। इसके बाद जो है जर्मन बेकरी जो है उस पर अटैक किया जाता है, इसमें 17 लोगों की जान चली जाती है। 19 सितंबर 2010 दिल्ली में जो है जामिया मस्जिद की शूटिंग होती है यहाँ पर जो है। इसके बाद 7 दिसंबर 2010 को जो है इसमें 2 लोगों की जान चली जाती है शीतला घाट ब्लास्ट में। और जब पुलिस ने इन सारी चीज़ों को जानना शुरू किया कि कहाँ से ये ईमेल आते हैं, तो एक देखा गया कि टीडी तलरेजा के नाम से एक वाईफाई था, उसको हैक किया गया। और killindia@yahoo.com इससे जो है एक ईमेल आता है जिसमें लिखा था वी इंडियन मुजाहिदीन क्लेम दैट टेरर अटैक नेक्स्ट ब्लास्ट विल बी सो क्रूअल। उसमें ये धमकी दी जाती कि अगला जो ब्लास्ट होगा वो बहुत ही क्रूअल होगा। और फिर ये देखा गया कि 2011 में दिल्ली के हाई कोर्ट में ब्लास्ट किया जाता है, 2013 में हैदराबाद में, और इसके बाद जो है नेपाल से 2013 में असहदुल्ला अख्तर और यासीन भटकल को गिरफ्तार किया जाता है। और जो हमने बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट नाम बताया था अब्दुल करीम टुंडा, अब्दुल करीम टुंडा को जब गिरफ्तार किया जाता है तो यहीं से जो है इंडियन मुजाहिदीन जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। और 2016 में जो है दिसंबर यानी
हाँ 2016 दिसंबर, यासीन भटकल और को जो है फांसी की सजा सुना दी जाती है। अब्दुल सुभान कुरैशी को जो है, इसको भी जो है फांसी की सजा हो जाती है। तो ये थी कहानी